हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा नया टॉपिक है, जब जनता बगावत करती है 1857 और इसके बाद 1857 की क्रांति, ये हमारे भारत की सर्वप्रथम ऐसी बड़ा विद्रोह था कि इसे कई इतिहासकारों ने सबसे पहले सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन भी कहा है। इसे इतिहास में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और इससे पहले भी कई बगावत हमने देख चुका है, जैसे कि नील विद्रोह हुआ था। इसके पश्चात जो किसान संबंधित जो उनके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे, उनका जो कर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसके पश्चात हमने ये भी देखा था कि स्थायी बंदोबस्त और रेतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त, ये सब भारत के विभिन्न जो इलाके हैं उनमें लागू की गई थी। लेकिन हुआ क्या था, हुआ ये कि बाद में जब हमने देखा कि कई बंदोबस्त में बाद में संशोधन किए गए, उससे कई प्रकार की हानियां भी थी और नुकसान भी थे, लेकिन बाद में वो पूरी तरीके से धाराशाही हो गई और विभिन्न प्रकार की जो आम जनता था जिनका शोषण हो रहा था, सबसे प्रथम स्थान पर जो व्यक्ति थे वे किसान व्यक्ति, उन्होंने उसका बहुत अधिक विद्रोह किया था। तो इन्हीं सब गुस्से का जो धीरे धीरे ये एक प्रकार, लेकिन क्या हुआ था, उसे जैसे ही वो बढ़ता फिर उसे दबा दिया जाता और कुचल दिया जाता। फिर गवर्नर जनरल जो होते हैं वे क्या करते हैं, वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो मंगाती थी ब्रिटेन से अपने बहुत सारे सैनिक, जो वो क्या करते थे, जो कहीं भी विद्रोह चल रहा हो तो उसे कुचलने का काम करते थे। इस प्रकार वो जो भी आवाज़ कहीं से भी उनके विद्रोह में उठती थी तो उसे दबा दिया जाता था। लेकिन 1857 का ऐसा विद्रोह है, इसे कई इतिहासकारों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का नाम भी दिया है और बहुत अधिक और बहुत प्रभावशाली था ये। हालांकि और सब आंदोलनों से ये बहुत अधिक प्रभावशाली था, लेकिन इसे बाद में दबा दिया गया और इसके पश्चात आगे चलकर महात्मा गांधी द्वारा अनेक प्रकार के आंदोलन चलाए गए थे। तो इससे क्या, देखिए अब हम इसी क्रम में जब आगे बढ़ेंगे तो 1857 की क्रांति के बारे में जानेंगे। आखिर इसका कारण क्या था और जो अंग्रेज थे उनका जो ऐसा कार्य था जिसके प्रति जनता में असंतोष था, वे कारण क्या था, किस प्रकार आवश्यकता क्या पड़ी जो सामान्य जनता थी, जो आम जनता थी, उन्हें इस विद्रोह के खिलाफ आवाज़ उठाने की। तो इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसी के बारे में और अधिक पढ़ने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये जो चित्र दे रखा है, सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। प्रारंभ में इसका जो प्रभाव देखा गया था, जब ये हालांकि ये अधिक मात्रा पर अर्थात उच्च मात्रा पर फैला था, लेकिन फिर भी इसकी अधिकता कम थी क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो ना इससे अछूते रह गए थे। इस विद्रोह का उस राज्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। तो होता क्या, ये देखिए 1857 का विद्रोह दिखा रहा है जो सैनिकों द्वारा कुचला जा रहा है, ये चित्र के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, नीतियाँ और लोग। पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उनके प्रभाव के बारे में पढ़ा। इस नीतियों से राजा रानी, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह के असर पड़े। आप यह देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्यवाहियाँ जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाती है, उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं। इससे पहले जो हमने 4 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, उस सब में
हमने देखा कि किस प्रकार, इससे पहले जो चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि जो आदिवासी समुदाय था वे किस प्रकार से विद्रोह करता है और अपनी स्वतंत्रता पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो भी विद्रोह के लिए विभिन्न प्रकार के समूह बनाए गए थे। इससे पहले हमने देखा था वीरसा, और जो कि मुंडा जनजाति से संबंधित था, और उसने क्या किया था, बाद में एक आंदोलन चलाया जो कि ब्रिटिशर्स जो आए थे इंडिया में उनके खिलाफ, और फिर उसने धीरे धीरे उसे बाद में पकड़ लिया गया, फिर जेल में डाल दिया गया। फिर इसके पश्चात वो 2 वर्ष के अंदर फिर से छूट गया, फिर बाद में उसे एक बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा इससे पहले वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि जो आम जनता थी, और इसके अलावा जो किसान थे उनसे नील खेती कराई जाती थी, तो नील खेती से उन्हें इतना अधिक लाभ नहीं मिलता था। इसके साथ साथ उनका बहुत अधिक शोषण हुआ करता था। इसके साथ ही इससे पहले और हमने ये भी पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि जो बहादुर शाह जफ़र थे उन्हें अंतिम राजा घोषित कर दिया गया था, और इसके पश्चात बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिन पर कुशासन का ऐसा आरोप लगाकर उनके जो भी शक्तियाँ थी उनको सीमित कर दिया गया था। और इसके पश्चात उनकी जो भी राज्य था उनका जो क्षेत्र था राजा का, तो उसमें अपनी सेनाएं रख दी थी, फिर उसमें रेजिडेंट नियुक्त किए जाने लग गए थे। ऐसे ऐसे इन्होंने अपनी शक्तियाँ बढ़ाना शुरू करी थी, और इसी क्रम में ये उसी के पश्चात उसी के बारे में ये बातें की गई हैं कि जैसे जैसे लोगों को ऐसा लगा कि अब हमारा अधिक शोषण हो रहा है, तो उन्होंने अपना विद्रोह करना प्रारंभ किया। अब क्या हुआ, इसी क्रम में नवाबों की छिनती सत्ता, हमने प्लासी के युद्ध में देखा और बक्सर के युद्ध में देखा कि किस प्रकार एक बार जो था सिराजुद्दौला एक बार हारा, वो भी छल पूर्वक उसे हराया उसके ही सेनापति ने। फिर इसके पश्चात हमने बक्सर का युद्ध भी देखा, और फिर विभिन्न प्रकार के युद्ध देखे, और उससे क्या हुआ, उससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति बढ़ती चली गई, और जब बढ़ती चली गई तो क्या हुआ, उनकी जो सत्ता धीरे धीरे स्थापित, वो ईस्ट इंडिया कंपनी और अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली हो गई थी। नवाबों की छिनती सत्ता 18वीं शताब्दी के मध्य में ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, और इसके साथ ही साथ सेनाओं को भंग कर दिया जा रहा था। उनके राजस्व वसूलने के अधिकार एवं उनके जो इलाके एक एक करके छीन लिए जा रहे थे। ठीक इससे बंगाल का जो शासन था, ठीक उसकी जैसी शक्तियाँ घटती चली गई, बिल्कुल वही बातें बताई गई हैं। किस प्रकार उनकी सत्ता कमज़ोर होती जा रही थी। देखिए, दरबार में रेजिडेंट तैनात कर दिए जा रहे थे, तो इससे क्या हुआ था, जो नवाब है वो स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्णय नहीं ले पाएगा, और जब स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय नहीं ले पाएगा तो उनकी स्वतंत्रता घटती जाएगी। और इसके पश्चात उनकी व्यक्तिगत सेना को हटा के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक थे उनको तैनात किया जा रहा था। तो उनकी जो व्यक्तिगत सेना थी, वो जो निजी तौर पर रखते थे राजा, सेनाएं भंग हो रही थी, और साथ ही साथ जो राजस्व वसूलने का जो अधिकार था, हालांकि प्रारंभ में राजाओं के पास था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति बढ़ी और उसने जब राजा पर और जो नवाब थे उन पर अपने प्रभाव छोड़ना शुरू कर दिए, तो उनसे एक एक इलाके उनसे लेते चले गए, छीनते चले गए, और इस प्रकार जो राजस्व प्राप्ति का अधिकार था वे गवर्नर जनरलों को प्राप्त हो गया था।
बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के पश्चात उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। कई स्थानों पर ऐसे भी देखने को मिला। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बाद में इसने एक ऐसी नीति घोषित करी थी जिस पे अगर राजा का अगला उत्तराधिकारी नहीं होगा तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में सीधा चला जाएगा राज्य। तो उसी में से एक झांसी की रानी का भी उदाहरण दिया गया है। झांसी की रानी की जो पति थे महाराज गंगाधर राव, उनकी मृत्यु के पश्चात महारानी चाहती थी, उनके दत्तक पुत्र आनंद राव निवालकर थे, जो कि वे चाहती थी कि उनके पति की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें मान्यता प्रदान की जाए, किंतु उनका वो व्यक्तिगत अपना पुत्र नहीं था, वो गोद लिया गया पुत्र था। तो इस कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका मिल गया अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ाने का और उनके राज्य पर अधिकार करने का। इसी तौर पे एक और उदाहरण है पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिल जाए। अपनी जो श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन विवादों को ठुकरा दिया। तो अब क्या हुआ, इधर झांसी की रानी ने सिफारिश करी थी कि उनके पुत्र को एक जो कि उनका गोद लिया पुत्र था, तो उनको एक मान्यता प्रदान करें उत्तराधिकारी के रूप में। और इधर पेशवा बाजीराव के पुत्र नाना धोंदोपंत पेशवा इनका नाम था और इन्हें प्यार से नाना साहेब कहते थे। तो इस प्रकार नाना साहेब ने भी नाना साहेब को जो भी बाजीराव द्वितीय थे उन्हें गोद लिया था, उनका पुत्र नहीं था। इसके लिए इस कारण से उन्होंने नाना साहेब नाना धोंदोपंत पेशवा जो थे इनको गोद लिया। और इसके पश्चात उन्होंने आग्रह किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हें उत्तराधिकारी के रूप में मानने से इनकार कर दिया। और इसके नाना साहेब का ये मानना था कि जो पेंशन उनके पिताजी को दी जा रही है, इनकी जो राजधानी थी उन्हें वहाँ से हटाकर इन्हें विठूर में भेज दिया गया था और इन्हें पेंशन दी जाती थी। लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात कंपनी ने इन्हें उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और फिर अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन विवादों को ठुकरा दिया। अवध की रियासत जो थी अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने लगी थी। आखिरी रियायतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोप दी गई थी। सहायक संधि जिन राज्यों के साथ की जाती थी, एक तरीके से मान लिया जाए उसका समस्त कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके द्वारा तैनात किए गए जो रेजिडेंट होते थे वे उन्हें हर कार्य वही करते थे। तो एक तरीके से जो राजा की शक्ति थी वे छिन्न भिन्न हो गई थी। इसी के बारे में एक अवध जो राज्य था उसकी बात की गई है। अवध की जो रियासत अंग्रेज़ों के कब्जे में आ जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। सबसे अंत में कौन सी रियासत जो आई, 1801 में अवध जो थी वो अंतिम रियासत थी। इसके 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोप दी गई और 1856 में अंग्रेज़ों ने उनसे उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी इनका पूरा नाम है, ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है और इसीलिए उस शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। इन्होंने हर जो भी रियासत पर अपना अधिग्रहण किया,
हर जो रियासत पर यही आरोप लगाया गया था कि उस रियासत को इसलिए अधिग्रहण में लिया गया है क्योंकि जो उसका जो राज्य है वे कुशासन का आरोप लगाकर, अर्थात जो शासन चलाया जा रहा है राजा द्वारा उससे उनकी ही प्रजा संतुष्ट नहीं है, कुछ इस प्रकार का आरोप लगाया जाता था। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया था और 1849 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा और 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं बनाया जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो अब देखिए इन्होंने रियासतों को तो अपने अधिकार में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया था। अब धीरे धीरे इन्होंने मुगलों को भी ऐसा निशाना बनाया कि अब धीरे धीरे ये सत्ता, दूसरी जो सत्ता है, इनके अधिकार में आ जाए। तो इसके लिए क्या योजना करी, जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने ऐलान किया था कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जो भी बादशाह का जो परिवार है वे अब लाल किले के स्थान से हटाकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। इसके अलावा आगे चलकर इसके 7 वर्ष पश्चात 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग जो थे उन्होंने यह घोषणा करी कि बहादुर शाह जफ़र जो हैं उनकी मृत्यु के पश्चात जो भी राजकुमार होगा वो अगला बादशाह नहीं बनेगा और जो राजकुमार है उसे राजकुमार की ही पद पर आसीन रहना पड़ेगा। मतलब अब इसके पश्चात और कोई बादशाह नहीं बन सकता, अर्थात राजा नहीं बन सकता था। किसान और सिपाही। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों के लिए कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसी कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। अब गांव की क्या व्यवस्था थी, ये बात हमने पहले भी पढ़ी है कि जो किसान पे कर अधिक लगता जा रहा था, अधिक बढ़ता जा रहा था, लगान की जो वसूली जो थी वे सख्त होती जा रही थी और तौर तरीके से किसान जो आम जनता थी वे बहुत परेशान थी। इसके अलावा जो महाजन से कर्ज लेते थे और इस राजस्व की एक तो राजस्व समय पे प्रदान नहीं कर पाते थे वापस, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दे पाते थे जो कंपनी वसूलती थी। इसके अलावा जो कर लेते थे वे महाजन से उस पर ब्याज बहुत अधिक होता था और जब उन्हें उनकी जो फसल नहीं अच्छी होती थी और जब उनकी पूर्ति अच्छे से नहीं हो पाती थी तो इसके कारण वे जो कर्ज है उसे लौटा नहीं पाते थे और वे उसी ब्याज में और चक्र में पिसते चले जाते थे। इसके बाद जो उनकी पुश्तैनी ज़मीन थी जो उन्हें वंशजों से प्राप्त हुई थी अपने, वे उनके हाथों से निकलती जा रही थी क्योंकि अधिकांश जो कर वसूल जो वो महाजनों से ये ब्याज धन लिया करते थे कर्ज पे, तो कुछ न कुछ गिरवी रख कर उन्हें धन प्रदान किया जाता था। तो उसमें क्या होता था, जो कई किसान थे वे क्या अपनी जो भूमि थी उसको
गिरवी रख कर फिर धन उधार लिया करते थे। इससे जब उनकी धन वापस ना करने के कारण उनकी पुश्तैनी ज़मीन भी हाथों से निकल जाती थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनके धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते वर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। जिन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने में इजाज़त नहीं था, सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई थी। क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था, इसीलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो सैनिक हैं, जो भारतीय सैनिक अपना, जैसे कि जो कृषक थे, बाद में जो व्यक्तिगत आवश्यकताओं की जो पूर्ति नहीं हो पा रही थी, इस कारण जो बहुत से भारतीय लोग थे उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक रूप में भर्ती होकर उन्होंने अपना कार्य व्यक्तिगत जीवन को, दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्होंने सैनिक की ईस्ट इंडिया कंपनी की कंपनी में सैनिक के रूप में काम किया। तो उसमें क्या था कि उस समय ऐसी मान्यता थी कि जो समुद्र की यात्रा करके बाहर जाएगा, कहीं दूसरी जगह जाएगा, तो उससे उनका धर्म नष्ट हो जाएगा और उनकी जो आस्था थी, जो विश्वास था धर्म के प्रति, वे उसे टूटना नहीं देना चाहते थे। तो अब क्या हो रहा है, इधर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हुक्म है वे सभी सैनिकों के लिए था, और जो सामान्य जनता थी, जो भारतीय सिपाही थे, उन्होंने वर्मा के माध्यम से समुद्र पार करके वर्मा जाना था, उनका कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बहुत सारी औपनिवेशिक देश थे उसमें इनकी आवश्यकता पड़ी, तो इन्होंने जाने से इनकार कर दिया। इससे क्या हुआ, उन्हें कई प्रकार के दंड घोषित किए ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और भारतीय जो सैनिक थे उन्होंने कई प्रकार के विद्रोह भी किए। फिर आगे चलकर ये जो विद्रोह है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। सिपाही गांव के जो हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। किसान जो थे अब वे बहुत अधिक परेशान थे, अब उनका गुस्सा फैलते जा रहा था। और सैनिक में तो पहले से ही फैला था। इसके अलावा जो आम गांव था जहां उनका भी अधिक शोषण हो रहा था। तो ये जो अंग्रेज़ थे, इनकी जो भी प्रतिक्रिया थी, जो कार्य थे, वे देखकर नाखुश थे। इसके कारण उनके हृदय में और अधिक घृणा भाव, ऐसे कुछ गलत भाव से भर गए थे, उन्हें अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। सुधारों पर प्रतिक्रिया। अंग्रेज़ों को लगता था कि भारतीय समाज में सुधार जरूरी है। सती प्रथा को रोकना और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए जाना। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को
को अपमाना और सामान हो गया। इस कानून में प्रबंध किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उनका अधिकार पहले जैसा ही होगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। तो जो अंग्रेज़ थे वे विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुधार करने पर वो बल दे रहे थे, जैसे कि सती प्रथा जो थी। इसके अलावा जो विधवा विवाह, पहले जो विधवा हो जाती थी स्त्रियां, उनको दूसरा विवाह करने की अनुमति नहीं थी और उनको कहीं ऐसे स्थान पर रखा जाता था, एक विधवा आश्रम वगैरह। इस पे बहुत सारी मूवियाँ भी बनी हैं। तो वहाँ रखा जाता था और उन्हें मतलब रंगहीन वस्त्र पहनने होते थे। इसके अलावा कई स्थानों पर स्त्रियों के जो बाल हैं वे कटवा दिए जाते थे, उनका मुंडन कर दिया जाता था। और जो मतलब बहुत बुरी स्थिति थी समाज में, तो जो ब्रिटिश थे वे विधवा विवाह को अधिक प्रोत्साहन देना चाहते थे। इसके अलावा वे चाहते थे कि जो भारतीय जो आम जनता है, जो गांव में रहती है, उन सबको शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा के लिए वे प्रोत्साहन देना चाहते थे। और उन्होंने इस पर बल दिया कि जो भी ये जनता है, आम जनता जो गांव में रहने वाली है, वे अंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण करें। और साथ ही साथ 1830 के दशक में इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों ने इन्होंने क्या किया, ईसाई धर्म की जो मिशनरियां हैं वे खोल दी। मिशनरी वे होती है जैसे ईस्ट इंडिया ईसाई जो धर्म को, वो जो चर्च होता है, चर्च में जाकर जो पहले तो मिशनरी स्थापित किए गए, वही चर्च बनाया गया। इसके पश्चात जिसे अपने धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म में जाना हो तो वे वहाँ पे जो फादर होते हैं वहाँ पर कई प्रकार की प्रक्रियाएं करते हैं और इसके पश्चात उनका धर्म परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसी व्यवस्था भी बनाई अंग्रेज़ों ने। और क्या क्या उन्हें एक विशेष प्रकार की छूट दे दी कि अगर आप ईसाई धर्म को अपनाते हो तो आपको जो ज़मीन दी गई, उनकी जो ज़मीन है, जो वंश दर वंश चलती आ रही है, पुरखों की ज़मीन है, उस पर उन्हीं का अधिकार रहेगा। उनको ऐसी प्रलोभन दिया गया, ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी की मतलब ब्रिटिशर्स की तरफ से जो ये एक नया नियम निकाला। इसके अलावा लेकिन जो जैसे ईसाई नहीं थे और भारत में ही रहा करते थे, आम जो किसान लोग हैं, तो क्या होता था, उनकी जो संपत्ति थी बाद में किसी कारणवश, जैसे राजस्व न वसूल पाया हो या फिर महाजन से उधार लिया गया हो उसे गिरवी रख के, तो उस पर उन लोगों का अधिकार हो जाता था। जैसे अगर राजस्व नहीं चुका पाया तो फिर कंपनी का अधिकार हो जाएगा, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का। और इसके अलावा अगर का जो भी संपत्ति को उधार देकर जो भी कर लिया गया है वो उसको नहीं चुका पाया तो महाजन का हो जाता था। तो इसी प्रकार का प्रलोभन देकर इस पर तो ईसाई जो धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के नए कानून भी बनाए गए थे। और तो इन सब कारणों की वजह से जो सामाजिक रीति रिवाज थे और जो परंपरागत शैलियाँ चलती आ रही थी भारतीय समाज की, वे नष्ट हुई और बहुत सी चीज़ें नई आके मिली और कुछ पुरानी चीज़ें नष्ट होती चली गई। तो इससे जीवन शैली बदलती चली गई। और दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारों और उनके सुधार आंदोलन के बारे में अध्याय 7 में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, हम अध्याय 7 में देखेंगे। देखिए, उत्तर भारत के बाज़ारों में सिपाही
खबरें और अफवाह फैलाते हुए, देखिए खबरें और अफवाह इस प्रकार फैलाते थे, जैसे एक स्थान पर बैठकर कुछ बातें हो गई। जनता की नज़र से उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोचते थे। अंग्रेज के बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचते थे, आम जनता समझ लीजिए। देखिए सैनिक विद्रोह, जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं तो उसे सैनिक विद्रोह कहते हैं। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतना फैल जाता है कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे थे कि उन सबका शत्रु एक ही है, इसीलिए वे सभी कुछ करना चाहते थे। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता और उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। तो जब सामान्य जनता जब विद्रोह करेगी, इनका जो भी ये शोषण कर रहे थे, तो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता था, संचार करना पड़ता था। जैसे कि अब हमने ऊपर देखा कि एक व्यक्ति बाजार में दूसरे व्यक्ति को अफवाहों के बारे में बता रहा था, तो इस प्रकार का संचार ये चलता जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, और इस प्रकार आगे क्रम दर क्रम बढ़ता जाएगा। और पहलकदमी अर्थात कि इसकी शुरुआत कौन करेगा, तो धीरे धीरे इसकी जैसे एक व्यक्ति शुरू करेगा, फिर उससे दूसरा व्यक्ति जुड़ेगा, फिर तीसरा व्यक्ति जुड़ेगा, फिर चौथा व्यक्ति जुड़ेगा, फिर उसमें जुड़ता चला जाएगा। इसके पश्चात आत्मविश्वास भी, इन सब कार्य में आत्मविश्वास होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना जो कार्य है वे अधूरा रह जाएगा। तो इन सब की आवश्यकता पड़ती थी। इसके अलावा देखिए भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसे ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के लिए 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था और मई 1857 में शुरू इस बगावत से भारत ने कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ में शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की और समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते थे कि 19वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह था। अभी हमने चैप्टर शुरू करने से पहले यही बात की थी कि बहुत से लोग और बहुत से ऐसे इतिहासकार हैं और ऐसे व्यक्ति हैं जो 1857 को प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जानते हैं। देखिए उत्तर भारत में क्या है, उत्तर भारत में 1857 के समय बहुत सारी विभिन्न स्थितियां पैदा हो गई, और जब कंपनी ने क्या किया, पूरे इसके 100 वर्ष हो गए जब शासन करते करते, और जनता बहुत अधिक उग्र रूप धारण कर ली। तो इससे क्या हुआ, अब उनमें सहन शक्ति नहीं रह गई, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो 1857 में बहुत गहरी ऐसी बगावत उठी जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण में करना बहुत मुश्किल हो गया। इसमें जो विद्रोही थे उन्हें बहुत से कष्ट सहने पड़े, जैसे इस विद्रोह को कुचलने के लिए जैसे कई सैनिकों को फांसी दे दी गई। इसके अलावा कई को सरेआम बारूद गोले से उड़ा दिया गया, और विभिन्न प्रकार की जो मशीनें होती हैं उन्हें उनके शरीर पर चला दी गई, और बहुत कष्ट पहुंचा है, मतलब शब्द में बयान नहीं कर सकते, बहुत अधिक जनहानि हुई थी। तो इस प्रकार जो विद्रोही थे उनकी जो
उनमें एकदम असंतोष था और इसी को 19वीं शताब्दी में उपनिवेश के खिलाफ दुनिया में यह सबसे बड़ा शस्त्र विद्रोह था। देखिए कई स्थानों पर कई इसको इस विद्रोह को कई दृष्टिकोण से देखा गया है। तो उपनिवेशवाद जो है इसके खिलाफ कई जो इतिहासविद है या फिर दुनिया के कई स्रोतों में ऐसा देखा गया है कि दुनिया के खिलाफ सबसे पहला उपनिवेशवाद के खिलाफ सबसे पहला और सबसे बड़ा शस्त्र विद्रोह का संघर्ष इस 1857 को ऐसा कई नाम से परिचित कराया। तो क्या हुआ अब देखिए, कैवलरी लाइनों में युद्ध। ये देखिए 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही जो थे बरेली से दिल्ली आ पहुँचे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवलरी चौकियों पर धावा बोल दिया। ये जो युद्ध था पूरी रात चलता रहा। ये देखिए 3000 सैनिकों से ज़्यादा इन्होंने यमुना नदी को पार करके ब्रिटिश कैवलरी जो चौकी है वहाँ पहुँचे और वहाँ पे पूरी रात युद्ध किया। सोचिए कि स्थिति क्या होगी। पूरी रात युद्ध करना कोई आसान बात नहीं है। कितना कष्ट होता है। मेरठ से दिल्ली तक 29 मई 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात हुए कुछ सैनिकों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगा कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है और 85 सिपाहियों ने 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। तो सबसे पहले अप्रैल के 1857 के कुछ अप्रैल की ऐसे कुछ अप्रैल ही है शायद। तो उसमें क्या हुआ था, सबसे पहले बैरकपुर में मंगल पांडे ने सबसे पहली आग भड़काई कि जैसे कारतूसों में जो गाय और सूअर की चर्बी जैसी अफवाह फैली थी। तो इसको सबसे पहले मंगल पांडे ने उसका जो कारतूस थे उसको मुख से पहले खोलना पड़ता था, फिर उसे जो पिस्तौल है उसमें डालकर तो उसका अभ्यास किया करते थे। ऐसा करने से मंगल पांडे ने मना कर दिया था। फिर उन्हें कई वर्षों तक पहले तो इन्हें जेल में रखा और बहुत सारी यातनाएं दी, लेकिन फिर बाद में इन्होंने मतलब ये झुके नहीं। तो क्या हुआ, बाद में अंत में इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। और आगे चलकर क्या हुआ, फिर आगे चलकर मेरठ में भी यही हाल हुआ। मेरठ में भी कई जो सैनिक थे उन्होंने इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण कि 85 जो सिपाही थे अर्थात 85 जो भी सैनिक थे उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। जो भी वो अफसर का जो आदेश है उसे न मानने पर। इसके साथ ही साथ जो बहुत सारे जो भी सिपाही थे उन्हें 10-10 साल की सज़ा भी सुनाई गई।
ये देखिए, ये मई की बात है, 1857 की मई की बात। इसके बाद मेरठ में तैनात दूसरी भारतीय सिपाहियों की प्रक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोल दिया और वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करवा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार दिया, उन्हें मार गिराया और साथ ही साथ उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की इमारतों एवं संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेज़ों के शासन को ख़त्म करने पर आमादा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश का शासन कैसे चलेगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन जो थे सौंपना चाहते थे। तो अब जैसे जैसे बैरकपुर में सर्वप्रथम मंगल पांडे के विद्रोह के पश्चात फिर मेरठ में कई सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया गया और इसके पश्चात विभिन्न प्रकार के जो मेरठ में सैनिक थे उन्होंने ज़बरदस्त प्रक्रिया करी। क्या क्या इन्होंने 10 मई को 1857 के 10 मई को जो ब्रिटिश की जो इमारतें थी जिसमें भारतीय सैनिक उसमें बंद थे जेल में, उस पर हमला करके उसे तोड़ दिया और जो भी सैनिक थे उन्हें मतलब स्वतंत्र कराया और इसके पश्चात उनकी जो संपत्ति थी उनको उनमें आग लगा दी और जो हथियार और बारूद थे उन्होंने भारतीय सैनिकों ने उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया उसे। फिर इस प्रकार उन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया और ये अब जो सैनिक थे वे चाहते थे कि अब पूर्ण रूप से वे ब्रिटिशर्स से स्वतंत्र हो जाएं और इसके लिए वे चाहते थे कि अब अगर हम स्वतंत्र होंगे तो शासन किसे सौंपेंगे। उन्होंने किसे चुना, बहादुर शाह जफर को, जो कि मुग़ल बादशाह एक अंतिम मुग़ल बादशाह था। ये देखिए मंगल पांडे की स्मृति में डाक टिकट, ये जो डाक टिकट है ये मंगल पांडे की स्मृति में, ये भारत स्वतंत्रता के पश्चात आरंभ किया गया था, जारी किया गया था, चलाया गया था। फिरंगी, देखिए यहाँ फिरंगी शब्द का अर्थ दे रखा है विदेशी। इस शब्द में अपमान का भाव आता है फिरंगी शब्द में। और मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़े पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंची। जैसा ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ अंग्रेज अफसर मारे गए, देसी सिपाहियों ने हथियार एवं गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वह जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। देखिए, जब मेरठ से वे सिपाही चले और उनका जो समूह था बहुत अधिक था, वे क्या किए, वे बहुत अधिक तेजी से चले और रातों रात ये कहाँ पहुँच गए, नदी को पार करते हुए दिल्ली पहुँच गए घोड़े पर सवार होकर। और
जो दिल्ली के बाहर अर्थात तो जो लाल किला है, लाल किले के बाहर जो सैनिक तैनात थे उनसे आग्रह करने लग गए कि उन्हें बहादुर शाह जफर से मिलना है। लेकिन क्या हुआ, उन्हें इनकी अनुमति नहीं दी गई और उन्होंने अपने साथ हथियार, गोला बारूद ये सब अपने सिपाही जो थे वे सब अपने साथ लेके आए थे। तो इस प्रकार उन्हें सबसे पहले बहादुर शाह जफर से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन क्योंकि जो बहादुर शाह जफ़र जो थे लाल किला में रहते थे, वहाँ पे भी ब्रिटिश रेजिडेंट तैनात थे पहले से ही। इसके पश्चात जब सैनिकों ने आग्रह किया मतलब अंदर जाने का, उनसे मिलने का, तो पूरी उनकी जो भी लाल किला था वो रेजिडेंट के अंदर ही आता था। तो कई प्रकार से उन्हें अनुमति नहीं मिल पाई। लेकिन बाद में अंत में इन्होंने जबरन घुस गए और महल के अंदर, और उन्होंने बहादुर शाह जफ़र से आग्रह किया कि वे हमारे हमारा जो समूह है उसके नेता बने, उनका नेतृत्व ये संभाले बहादुर शाह जफ़र। और इस प्रकार उन्होंने अपना नेता घोषित कर दिया। और बहादुर शाह जफ़र उस समय बहुत वृद्ध थे और वे नहीं चाहते थे कि वे इस प्रकार से विद्रोह में सैनिकों का साथ दें। लेकिन जो सैनिक थे वे चाहते थे कि हमें बहादुर शाह जफ़र का सहयोग प्राप्त हो। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार की बातें हुई। तो देखिए, बूढ़े जो जो बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी, क्योंकि वे जनता है और वे एक प्रजा मतलब जनता और प्रजा एक बात वही हो गई। तो जो बादशाह हैं वे एक राजा हैं और वे भी भारतीय, तो उन्हें भारतीय कष्टों को उसे समझना, तो इस वजह से समझने के हिसाब से तो उन्होंने उसे स्वीकार तो कर लिया। लेकिन वे बहुत वृद्ध थे और बहुत बूढ़े भी थे, उनकी आयु बहुत थी। तो इससे देखिए क्या किया उन्होंने, देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। प्रारंभ में उन्होंने उनका नेतृत्व तो स्वीकार किया, लेकिन हुआ ये कि जब इन्होंने स्वीकार कर लिया तो विभिन्न प्रकार की चिट्ठियां लिखी गईं शासकों के लिए और मुखिया के लिए कि वे सब एकत्रित होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। लेकिन इसका परिणाम बहादुर शाह जफ़र को झेलना पड़ा। अंग्रेज़ों ने पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुग़ल साम्राज्य का शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुग़ल बादशाह के नाम से ही इन इलाके का शासन चलाते थे। जैसा कि हमने देखा था अभी बंगाल, फिर बाद में इलाहाबाद, ये सब पहले मुग़लों के अधीन ही थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ था, इनकी जो कई व्यक्तियों को मनसबदार घोषित किया गया था, तो वे मनसबदार ही चलाते थे। लेकिन सबसे सर्वोच्च सत्ता किसकी थी? सबसे ऊंची थी मुग़ल बादशाह की। तो उसी क्रम में ज़्यादातर जो छोटे शासक और जो रजवाड़े थे बादशाह के नाम से ही अपने इलाके पर शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुग़ल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वह मुग़ल अधीनता में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। तो जो सामान्य जनता थी वे चाहती थी कि अब पहले की भांति मुग़ल सत्ता उभर कर सामने आए और हम पे शासन करे। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेज़ों को इस घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दों पर पैदा हुए उथल पुथल कुछ समय में ही शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई नहीं
दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत और उम्मीद और आत्मविश्वास मिल जाता है। तो जो भारतीय किसान थे और जो भारतीय सैनिक थे, वे चाहते थे कि मुग़ल बादशाह उनका नेतृत्व करे और उन्होंने कुछ प्रकार से सहयोग किया था। हालांकि पूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि वो एक वृद्ध हो गए थे और इसके पश्चात उन जो लाल किले में रेजिडेंट रहने लग गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, इसके कारण उनकी शक्तियाँ घट गई थी। लेकिन फिर भी उनका जो सम्मान था अभी भी वही पुराना वाला बना हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन कुछ हद तक बने हुए थे। तो इस प्रकार, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों जो भी अफसर थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन ऐसा ही जैसे हुआ तो उनका वो मतलब पूर्ण रूप से हिल गए और फिर बगावत को कुचलने का कई प्रयास किया। फिर विभिन्न प्रकार की कदम बढ़ाए गए। ये देखिए, ये बहादुर शाह जफर है, ये नाना साहेब है। जैसे जैसे विद्रोह फैला, छावनियों में अंग्रेज अफसरों को मारा जाने लगा। ये देखिए, छावनियों में ही अंग्रेज अफसर को ही पीटा जाने लग गया। अब आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं अभी।